गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू एवरीवन। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, जल्दी से बताएं लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। आई थिंक लास्ट हमने 1206 तक 1206 तक पढ़ लिया था, जिसमें डेथ हुई मोहम्मद गौरी की। और आज हमें शुरू करना है दिल्ली सल्तनत। जी बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। हम दिल्ली सल्तनत से शुरू करेंगे पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिल्ली सल्तनत। 1206 से लेके 1526, अगले 320 ईयर्स या 320 साल का जो पीरियड है वही क्या कहलाता है, दिल्ली सल्तनत कहलाता है। दिस इज एब्सोल्युटली अ लाइव क्लास और आप अच्छे तरीके से जानते हैं दिस इज 2 मार्च 2020, 2 मार्च 2020 और वक्त तो चला है सुबह 8:20। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत जो है वो एक पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक का। और हमने बात की थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। तो हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 1206 से लेकर 1290 तक का पीरियड है। और हम सब जानते हैं स्लेव डायनेस्टी को ही मामलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी ही मामलूक डायनेस्टी या मामलूक वंश कहलाती है। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में मरा था। और जब मोहम्मद गौरी मरा तो क्योंकि उसका कोई भी बेटा या कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए हिंदुस्तान का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, जो उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। और दोस्तों इनिशियली तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे लाहौर की जनता के इंसिस्ट करने पर फाइनली इसने भारत के सबसे पहले मुस्लिम डायनेस्टी गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। अभी तक मोहम्मद गौरी की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, दैट वाज दिल्ली, वो दिल्ली हुआ करती थी। लेकिन ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मेड लाहौर हिज फर्स्ट कैपिटल। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सबसे पहली राजधानी लाहौर को बनाया था। इसकी सबसे पहली राजधानी बनी लाहौर। और ध्यान रखेंगे सबसे ही पहला सवाल आपसे पूछेंगे, बताइए इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक। ऐबक का मतलब क्या है, तो ध्यान रखेंगे दैट मींस गॉड ऑफ मून। ऐबक का मतलब है चंद्रमा का देवता। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, शासक बनने के बाद ही डोनेटेड लैक्स ऑफ रुपीज इन हिज सिटीजंस। इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया। और क्योंकि इसने लाखों रुपए बख्शे या लाखों का दान किया अपनी जनता में, इसीलिए इसी की जनता ने खुश होकर इसे लाख बख्श की उपाधि दी। सिटीजंस ऑफ काबुल गिव हिम सिटीजंस ऑफ लाहौर गिव हिम द टाइटल ऑफ लाख बख्श। आपसे पूछेंगे बताइए इतिहास में लाख बख्श के नाम से कौन सा रूलर फेमस हुआ है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कहलाता है लाख बख्श। और दोस्तों ध्यान रखेंगे महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी खुद को सुल्तान कहलवाया था। जी आप कमेंट करना बंद कर सकते हैं बिल्कुल। जब हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो क्लास के आखिरी में मैं आपको अलग से टाइम दूंगा, तब आप अपने डाउट्स पूछिएगा, तब आप कमेंट्स कीजिएगा। अभी आप कमेंट करेंगे तो उन्हें मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। अभी आप सारे के सारे लोग केवल और केवल क्लास पर ध्यान दीजिए। इसकी जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दोनों ने ही खुद को सुल्तान कहलवाया था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि ही टुक द टाइटल ऑफ सिपहा सालार। इसने सिपहा सालार की उपाधि धारण की। और सिपहा सालार का ही मतलब क्या हुआ करता था, आर्मी चीफ या सेनापति को ही क्या कहा जाता है, सिपहा सालार कहा जाता है। इसने सिपहा सालार की उपाधि धारण की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आपसे पूछेंगे बताइए भारत के इतिहास का वो कौन सा शासक था या दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ही वो शासक माना जाता है जिसने कभी भी अपने सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये खुद को केवल एक स्लेव, गुलाम और एक सेनापति माना करता था मोहम्मद गौरी का। इसलिए हमेशा सेनापति की गद्दी पर ही बैठकर ये रूल किया करता था, शासन किया करता था। इसलिए ध्यान रखेंगे ही वाज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु नेवर यूज्ड हिज थ्रोन, जिसने कभी भी अपने सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश, ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। और हम सब जानते हैं बदायूं इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश के ही बदायूं नामक स्थान का गवर्नर या राज्यपाल इसने अपने ही स्लेव या दामाद को बनाया था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। केवल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ही, केवल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी, केवल 4 साल तक ही शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब 1210 ईस्वी में ये पोलो खेल रहा था या चौगान खेल रहा था, तो इतिहासकारों का कहना है कि पोलो खेलते हुए ही या चौगान खेलते हुए ही अपने घोड़े से नीचे गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी या डेथ हुई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल ही वाज प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय अपने घोड़े से गिरकर ही इसकी मृत्यु हुई। और क्योंकि ये मरा लाहौर में, इसीलिए इसकी कब्र, इसका मकबरा भी कहां पर है, लाहौर में है। और हम सब जानते हैं ये कंस्ट्रक्शन शुरू करवा चुका था कुतुब मीनार का, जिसको पूरा करवाएगा इसी का गुलाम और दामाद, जिसे हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। 1210 ईस्वी में डेथ हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के सिंहासन पर इसी का बेटा बैठा, जिसका नाम था आराम शाह या आराम बख्श। 1210 ईस्वी में इसके मरने के बाद सिंहासन पर बैठा आराम शाह।
लेकिन ध्यान रखेंगे कुछ ही महीनों तक स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश में शासन कर पाया आराम शाह, क्योंकि आराम शाह के सिंहासन पर बैठने की बात बिल्कुल नहीं पसंद आई बदायूं में इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कहा दिस इज स्लेव डायनेस्टी, ये गुलाम वंश है। और जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, बिल्कुल वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मैं गुलाम भी हूं और दामाद भी, इसलिए सही मायनों में सिंहासन जो थ्रोन है वो मुझे ही मिलना चाहिए। बस इसी उद्देश्य से रिवोल्ट किया, बगावत की इल्तुतमिश ने और वो अपनी सेना को लेकर बढ़ा लाहौर की तरफ, और उधर लाहौर से डिफेंड करने के लिए आया आराम शाह। दोनों के बीच 1211 ईस्वी में पंजाब में एक युद्ध लड़ा गया विच इज नोन एज बैटल ऑफ जूड़, जिसे जूड़ का युद्ध कहा जाता है। ये हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन दिस बैटल इल्तुतमिश डिफीटेड एंड किल्ड आराम शाह एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या की और उसकी हत्या करके खुद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अगला शासक बना इल्तुतमिश। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द रूलिंग पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। बारह सौ ग्यारह से लेकर 1236 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अगला रूलर बना इल्तुतमिश। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ही इज कंसीडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। यही कहलाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश वाज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। इल्तुतमिश ही कहलाता है भारत का प्रथम सुल्तान। और भारत का प्रथम सुल्तान इसलिए कहलाता है क्योंकि बगदाद के खलीफाओं ने ऑफिशियली लीगली या वैधानिक तौर पर सबसे पहले सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को दी थी। मैंने आपको बताया था सुल्तान की उपाधि वो उपाधि हुआ करती थी जो बगदाद के खलीफा उन शासकों को दिया करते थे जिन्हें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझा करते थे। महमूद गजनवी ने खुद अपने आप को सुल्तान कहलवाया था, मोहम्मद गौरी ने भी खुद सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन ऑफिशियली लीगली वैधानिक तौर पर सुल्तान की उपाधि हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्तुतमिश को मिली, इसलिए इल्तुतमिश को ही कहा जाता है भारत का प्रथम सुल्तान। और इल्तुतमिश ने ये घोषणा करवाई कि मेरे बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स होंगे वो सारे के सारे सुल्तान कहलाएंगे और सुल्तान की उपाधियां धारण करेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश से लेके 1526 तक हम जितने भी रूलर्स के बारे में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के, वो सारे के सारे ही क्या कहलाएंगे, सुल्तान कहलाएंगे। और अगर हिंदुस्तान का या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश है तो आपसे एक सवाल पूछेंगे, एसएससी के भी एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि बताइए हु इज कंसीडर्ड एज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम सुल्तान कौन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे 1526 में लोधी वंश का आखिरी रूलर होगा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को ही मारकर बाबर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना करेगा, इसलिए इब्राहिम लोधी इज कंसीडर्ड एज लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश और भारत का अंतिम सुल्तान कहलाता है इब्राहिम लोधी। इसके बाद ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश स्टार्टेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइंस इन हिज रूलिंग पीरियड। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए। इसके द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्के को टंका या टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल। इसी ने चलवाया था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और दिल्ली सल्तनत में मेनली जो करेंसी रही, जो मुद्रा रही, वो भी क्या रही, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। टका आज भी चलते हैं, आप सब जानते हैं द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका। ये कभी वो चांदी के सिक्के थे जो हिंदुस्तान में जो गुलाम वंश में चलवाए थे, किसने, इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश का शासनकाल शुरू हुआ तो इल्तुतमिश के शासनकाल पर नजर पड़ी यलदौज की। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के बाद हिंदुस्तान का साम्राज्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था, लेकिन मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम था जिसका नाम था यलदौज। यलदौज को दिया गया था गजनी का साम्राज्य। और मोहम्मद गौरी का ही एक और गुलाम था जिसका नाम था कुबाचा। तो हम सब जानते हैं कुबाचा को दिया गया था अफगानिस्तान का काबुल और कंधार। इल्तुतमिश के शासन पर, इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत पर नजर पड़ी गजनी में रूल कर रहे यलदौज की, और इसी यलदौज ने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। और ध्यान रखेंगे 1215 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन या तराइन का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे तराइन में दो नहीं बल्कि 3 युद्ध हुए हैं। शुरुआती 2 तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए थे, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ बिटवीन इल्तुतमिश एंड यलदौज, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। और इस युद्ध में ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश डिफीटेड यलदौज। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया। यलदौज दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने में विफल रहा, सफल नहीं हो पाया, और हारकर इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर वापस भाग गया। कहां पर, गजनी। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में जो अगली महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो मंगोलों का आक्रमण था। और हम सब जानते हैं मंगोलिया से अटैक करने के लिए आया था मंगोलिया का सबसे खतरनाक शासक। इंपॉर्टेंट तारीख है, आप याद रखेंगे। इसी के शासनकाल में 1221 ईस्वी में हुआ इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खां का आक्रमण। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1221 ईस्वी में हुआ इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खान का आक्रमण। और दोस्तों सबसे ही पहला सवाल बनेगा, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ गेंगिस खान। चंगेज खान का वास्तविक नाम था तैमुजिन। ये एक मंगोल शासक था, ये मंगोलिया का रूलर था। दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे एक कोल्ड डेजर्ट कंट्री है, एक मरुस्थलीय देश है विच इज नोन एज मंगोलिया। मंगोलिया फेमस है हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए। मंगोलिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके 3 गुना वहां पर हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं। इसलिए आपको याद होगा 2015 में श्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया की राष्ट्रीय यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो मंगोलिया की राजधानी उलान बातर पहुंचे थे तो मंगोलिया के ही राष्ट्रपति साइकांग वेलेक ने श्री नरेंद्र मोदी को एक भूरे रंग का घोड़ा गिफ्ट किया था। घोड़ा गिफ्ट क्यों किया था, क्योंकि मंगोलिया फेमस ही किसके लिए है, हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे उस भूरे रंग के घोड़े का नाम क्या था, कंथक। और जैसे ही वो कंथक नाम का भूरे रंग का घोड़ा श्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में मिला, करंट अफेयर्स का सवाल बना, लेकिन सवाल पूछा किसमें गया,
इतिहास में पूछा गया, आपसे पूछा गया, एसएससी का क्वेश्चन है कि बताइए भारत के इतिहास में कंथक किसके घोड़े का नाम था? तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के घोड़े का नाम भी कंथक था, और वो घोड़ा जो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने श्री नरेंद्र मोदी को दिया उसका भी नाम कंथक था। तो ध्यान रखेंगे इतिहास में कंथक घोड़े का नाम किसके घोड़े का नाम है? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम। कैसे समझेंगे कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जा रही है। यहाँ पर मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इतिहास सेम है और हर एग्जाम के लिए सेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर बिल्कुल भी ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई जो भी वनडे एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये कारगर रहेगा। सारा सॉल्व नहीं होता तो मेरे भाई हमने कौन सा गारंटी दी है कि इतिहास का हर एक सवाल बन जाएगा? अगर सारे सॉल्व नहीं होते तो डिटेल में पढ़ने के लिए हिस्ट्री स्पेशल के बैच में आइए। वो डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस स्पेशल में पढ़िए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, तो आप हिस्ट्री स्पेशल के बैच में पढ़ने के लिए आइए। डेफिनेटली हिस्ट्री स्पेशल का जो कंटेंट है वो इससे ज्यादा रहेगा, लेकिन फालतू चीजें जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती वो कराने का कोई मतलब नहीं है, ना ही वो मैं करवाऊंगा। अरे आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि ये किस काम के लिए, ये किस एग्जाम के लिए इनफ है? भाई अगर आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो आप सिलेबस पढ़ के फॉर्म भरते होगे ना, या आंख बंद करके एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं बस? जितने भी है ना जागरूक स्टूडेंट्स हैं, जितने भी होशियार स्टूडेंट हैं, वो सबसे पहला क्या काम करते हैं? सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, सबसे पहले क्या देखिए? सबसे पहले सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। और सिलेबस के बाद ये डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर फालतू का कमेंट करके आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछने की जरूरत पड़ रही है कि क्या ये वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है अभी आप हिस्ट्री में जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको केवल और केवल ध्यान देना चाहिए जो क्लास में करवाया जा रहा है। जी मैंने आपसे कहा कि एक मंगोल शासक था चंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम तैमुजिन था। ये मंगोलिया का रूलर था, वही मंगोलिया जो एक मरुस्थलीय देश है जहां पर गोबी डेजर्ट है, रशिया के नीचे और चाइना के ऊपर, वहीं से आया था चंगेज खान। चंगेज खान एशिया का सबसे क्रूर और सबसे बदनाम शासक माना जाता है, और इतना बदनाम कि ये खुद भी जानता था कि जब ये मरेगा भी इसकी जनता इसे बिल्कुल नहीं पसंद किया करती थी, और ये भी जानता था कि जिस दिन मरेगा उस दिन इसकी डेड बॉडी को भी तहस नहस कर देगी इसकी जनता है, इसके लोग। इसीलिए चंगेज खान ने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि जिस दिन मैं मरूं और मेरे मरने के बाद मुझे जितने भी लोग दफनाने के लिए जाएं, सबको जब वो दफना कर वापस लौट रहे हो तो सबको रास्ते में ही मरवा दीजिएगा, ताकि कोई भी ये ना बता पाए कि मेरी कब्र कहां पर है, मुझे कहां दफनाया गया है। इसीलिए ध्यान रखेंगे इतिहास का एकमात्र शासक है चंगेज खान, जिसकी कब्र के बारे में आज तक भी जानकारी नहीं मिली है। चंगेज खान के ही छोटे भाई की हत्या एक उज्बेक शासक ने की थी जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी, और ये उसकी हत्या करके हिंदुस्तान की तरफ भागा था, और इसी जलालुद्दीन मंगवर्नी का ही पीछा करने के लिए आया था चंगेज खान। जब जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंध पहुंचा तो इसने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया और इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही चंगेज खान को पता चला कि इल्तुतमिश से मदद मांग रहा है तो चंगेज खान ने भी इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया और उसे चेतावनी दी कि अगर तुमने गलती से भी जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर दूंगा और दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत सेफ रहे, दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रहे, तो आपको जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं करनी है। मैं वादा करता हूं मैं सिंध पर आऊंगा, अटैक करूंगा और जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करके वापस लौट जाऊंगा। कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत सेफ रहेगी। अब धर्म संकट में फंस चुका था इल्तुतमिश, एक तरफ मदद मांग रहा था जलालुद्दीन मंगवर्नी और दूसरी तरफ चेतावनी दे रहा था चंगेज खान। इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया और जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं की। इसीलिए 1221 ईस्वी में चंगेज खान आया, उसने सिंध में अटैक किया और सिंध पर आक्रमण करके जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करके जैसा कि उसने वादा किया था वो सिंध से ही वापस लौट गया मंगोलिया, और दिल्ली सल्तनत पर एक बड़ा मंगोल आक्रमण होते होते बच गया। इतिहासकार कहते हैं अगर इल्तुतमिश ने मंगवर्नी की मदद कर दी होती और चंगेज खान ने अगर दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर दिया होता तो हम यहाँ पर तुर्किश शासन नहीं या टर्किश रूल नहीं बल्कि मंगोलॉइड रूल या मंगोलों का शासन पढ़ रहे होते। लेकिन इल्तुतमिश की सूझबूझ से एक बड़ा मंगोल आक्रमण होते होते बचा दिल्ली सल्तनत पर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्कानी चहलगानी और दल चालीसा। इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में तुर्कानी चहलगानी या दल चालीसा प्रथा की शुरुआत की। इल्तुतमिश के हजारों गुलाम थे, इसने अपने हजारों गुलामों में से अपने सबसे खास, सबसे वफादार और सबसे करीबी 40 गुलाम इकट्ठे किए और उन्हीं 40 गुलामों को अपना प्रशासक बनाया। और ध्यान रखेंगे उन्हीं 40 सरदारों का ही जो दल, जो ग्रुप हुआ करता था, उन्हीं 40 प्रशासकों का जो ग्रुप या समूह हुआ करता था, वही क्या कहलाता था? दल चालीसा। और ये व्यवस्था, ये सिस्टम कहलाता था तुर्कानी चहलगानी, जिसकी शुरुआत करने वाला भी इल्तुतमिश था। इसके बाद ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे क्या थी इक्ता प्रथा? इल्तुतमिश के शासनकाल में सैनिकों को कोई भी सैलरी या नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि युद्ध के बाद हड़पी हुई जमीन और लूटी हुई संपत्ति ही सैनिकों में बांटी जाती थी। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में युद्ध में या युद्ध के बाद सैनिकों को दिए जाने वाले प्रोविंसेस या प्रांतों को ही क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और जिस व्यक्ति को वो प्रांत या वो प्रोविंस दिया जाता था वही उस प्रोविंस का कहलाता था इक्तेदार, उसी को उस इक्ते का इक्तेदार कहा जाता था। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में प्रोविंस या प्रांत ही कहलाते थे इक्ता, और वहां के प्रोविंस हेड या प्रांत अधिकारी ही कहलाते थे इक्तेदार। और अब उस प्रांत से, उस इक्ते से जितना भी टैक्स वसूला जाएगा, जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, उन सारे के सारे रेवेन्यू को जनरेट करने का काम इक्तेदार करेगा, जो कहलाएगी वहां की इक्तेदारी प्रथा या इक्तेदारी सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे वहां से राजस्व वसूल करने की प्रणाली या रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम ही क्या कहलाता था? इक्तेदारी कहलाता था।
दिल्ली सल्तनत में प्रांत एकता कहलाएगा। When will be हिस्ट्री स्पेशल अनाउंस? मेरे भाई हिस्ट्री स्पेशल का जो बैच है वो हमने अभी बनाया है, 24 तारीख से शुरू हुआ है हिस्ट्री स्पेशल का बैच। हिस्ट्री स्पेशल बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो हमने 17 तारीख को अनाउंस किया था और 24 तारीख से उसमें क्लासेस शुरू हुई थी। हिस्ट्री स्पेशल के बैच में अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होने के बाद उसमें इंडियन हिस्ट्री शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे इन 1229 में इन 1229 में इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और दूसरा काम इसी वर्ष इसने किया, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी या दूसरी राजधानी क्या बन गई? दिल्ली, जो अभी तक क्या हुआ करती थी? लाहौर। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन चारों के चारों बेटे, जी हाँ बिल्कुल, केवल आज का टाइम है, आप हिस्ट्री स्पेशल परचेज कर सकते हैं। आज रात के बाद उसमें एडमिशंस बंद हो जाएंगे, फिर जब अगले महीने हिस्ट्री स्पेशल का बैच आएगा तब आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप आज कर सकते हैं, क्योंकि जो बैच शुरू होते हैं तो जब उसमें एडमिशन स्टार्ट होते हैं या तो तब एडमिशन हो पाते हैं या फिर केवल मंडे को। तो जो मंडे का डे होता है, मंडे को हम एडमिशन ओपन रखते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। जी तो ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन चारों के चारों बेटे अयोग्य थे, क्योंकि जब एक बार इल्तुतमिश कालिंजर अभियान पर गया तो उसी कालिंजर अभियान पर उसके चारों के चारों बेटे विफल साबित हुए, फेल साबित हुए, और उस अभियान को सक्सेसफुल बनाने में मदद की इल्तुतमिश की बेटी ने, जिसका नाम था रजिया। और रजिया की ही वजह से वो कालिंजर का अभियान सफल हो पाया। किसका? इल्तुतमिश का। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर अपनी बेटी रजिया को ही घोषित किया और ये घोषणा की कि मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान मेरे बेटों में से कोई नहीं बनेगा, बल्कि मेरी बेटी रजिया बनेगी। और ध्यान रखेंगे 1236 ईस्वी में 1236 इल्तुतमिश डाइड। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। और क्योंकि ये दिल्ली में मरा, इसीलिए इसका मकबरा भी कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार प्रीमाइसिस में या कुतुब मीनार परिसर में, दिल्ली के कुतुब मीनार प्रीमाइसिस या कुतुब मीनार परिसर में ही है इल्तुतमिश का मकबरा। मेरा पॉलिटी स्पेशल का बैच होली के बाद आएगा, नेक्स्ट मंथ। पॉलिटी स्पेशल होली के बाद आएगा। हिस्ट्री स्पेशल आ चुका है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके मरा, लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी मर्जी के खिलाफ इसका सबसे बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसने अपना उत्तराधिकारी तो अपनी बेटी रजिया को घोषित किया था, लेकिन 1236 में इसके मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जी यूपीजीके का बैच अभी नहीं आएगा। यूपीजीके का बैच जब यूपीएसआई के फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, जब फॉर्म्स निकल जाएंगे तो यूपीजीके का बैच तब बनेगा। अभी यूपीजीके का बैच नहीं है। जी इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में सिंहासन पर बैठा, लेकिन इसके सिंहासन पर बैठने की बात नहीं समझ में आई, नहीं पसंद आई रजिया को। इसीलिए ध्यान रखेंगे रजिया ने लाल वस्त्र धारण किए, लाल रंग के कपड़े पहने और वो दिल्ली की जनता के पास पहुंची। लेकिन लाल वस्त्र धारण करके क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में एक प्रथा चला करती थी, एक सिस्टम चला करता था कि जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए हो वो लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही इल्तुतमिश के दरबार में जाया करता था। और इल्तुतमिश के दरबार में लाल वस्त्र धारण करके आने का ही मतलब क्या था? न्याय की मांग करना, न्याय की गुहार लगाना। इसीलिए रजिया भी दिल्ली की जनता के पास लाल वस्त्र धारण कर पहुंची और दिल्ली की जनता से मदद मांगी। बस फिर क्या था, दिल्ली की जनता का साथ मिला रजिया को और दिल्ली की जनता की ही मदद से रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाई और दिल्ली के सिंहासन पर खुद सुल्तान बनकर बैठी रजिया सुल्तान। और दोस्तों हम सब जानते हैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक ही कौन मानी जाती है? रजिया सुल्तान। ध्यान रखेंगे शी वाज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। जिस समय रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी उस समय महिलाओं को हिजाबों में रहना होता था, पर्दों में रहना होता था और पर्दों से बाहर आने की उन्हें परमिशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन रजिया ने पर्दा प्रथा का पूरी तरीके से त्याग किया था। ये सर पर टोपी पहना करती थी और बदन पर कोट पहनकर, मर्दों की पोशाकें पहनकर दरबार में जाकर न्याय भी किया करती थी। और इसकी इसी बोल्डनेस की वजह से लोग इसे रजिया बेगम नहीं बल्कि रजिया सुल्तान कहा करते थे। और हम सब जानते हैं इतिहास में ये रजिया सुल्तान के नाम से ही प्रसिद्ध है। लेकिन रजिया सुल्तान के सिंहासन पर बैठना नहीं भाया इसके दूसरे नंबर के भाई को, जिसका नाम था बहराम शाह। इसीलिए बहराम शाह ने इसे दिल्ली का सुल्तान मानने से इनकार किया और इसके खिलाफ रणनीति या स्ट्रेटेजी बनाने लगा। और वो दल चालीसा के 40 प्रशासक, 40 सरदार जो दिल्ली की सुल्तान की सेवा के लिए हुआ करते थे, उन 40 लोगों को भी अपने ही कंट्रोल में किया, अपने ही अंडर किया बहराम शाह ने। अब वो दल चालीसा के 40 लोग सुल्तान के लिए नहीं बल्कि बहराम शाह के लिए काम करने लगे और ये रणनीति बनाने लगा कि किसी तरीके से रजिया सुल्तान की हत्या करवाकर उसे सिंहासन छीन लिया जाए। रजिया सुल्तान के 2 वफादार थे, एक एतगीन। रजिया सुल्तान ने एतगीन को बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया। अब हम सब जानते हैं इक्तेदार का मतलब क्या है, प्रांत अधिकारी या प्रोविंस हेड। रजिया ने एतगीन को बदायूं का और अपने दूसरे विश्वास पात्र अल्तुनिया को
पंजाब के भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया। जी हाँ बिल्कुल, जो मेंबर्स थे रजिया सुल्तान के, वो जो मेंबर थे दल चालीसा के, वो भी रजिया सुल्तान के खिलाफ थे क्योंकि वो बहराम शाह के कंट्रोल में थे। एतगीन को इसने बदायूं का इख्तियार बनाया और अल्तुनिया को पंजाब के भटिंडा का इख्तियार बनाया। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये जो अल्तुनिया है, इसके बचपन का ही प्रेम, इसकी बचपन की ही मोहब्बत हुआ करती थी रजिया। ये रजिया को बेहद पसंद करता था, बेहद चाहता था, लेकिन जो रजिया सुल्तान थी उसका प्रेमी बना याकूत खान नाम का एक व्यक्ति। लेकिन ये याकूत खान कौन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। याकूत खान एक अब्सीनियाई हब्सी हुआ करता था जो इल्तुतमिश के शासनकाल में उसके घोड़े की रखरखाव करने का काम किया करता था। जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था तो इल्तुतमिश के ही घोड़े का रखरखाव करने का, उसे नहलाने धुलाने का, उसे चारा खिलाने का, और जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठा करता था तो अपने हाथों पर इल्तुतमिश का पाव रखवाकर उसे घोड़े पर बिठाने का काम ही कौन किया करता था, ये याकूत खान। इल्तुतमिश चल बसा, लेकिन अब ये यही काम किसके लिए कर रहा था, रजिया के लिए कर रहा था। इतिहासकार कहते हैं बस याकूत खान रजिया के बीच में नजदीकियां बढ़ी एंड ही बिकेम द लवर ऑफ रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान का लवर बन गया, प्रेमी बन गया। और क्योंकि ये रजिया सुल्तान का सबसे करीबी व्यक्ति हो गया, इसीलिए रजिया सुल्तान ने इसे दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण पद दिया और बना लिया दिल्ली सल्तनत का अमीर आखूर। ध्यान रखेंगे, दीवाने आखूर नाम का एक विभाग हुआ करता था जो शाही अश्वशाला, जो शाही अस्तबल हुआ करता था जहां पर शाही घोड़े बंधा करते थे, उसी विभाग को दीवाने आखूर कहा जाता था। और उसी दीवाने आखूर का जो मंत्री हुआ करता था वो अमीर आखूर कहलाया करता था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सारा का सारा अमीर वर्ग, सारे के सारे मंत्री रजिया सुल्तान से इसीलिए नाराज हुए और इसीलिए खिलाफ हुए क्योंकि एक छोटे तमगे, एक छोटे वर्ग के व्यक्ति के साथ, याकूत खान के साथ उसने अपना प्रेम प्रसंग चलाया, और यही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण भी बना। लेकिन हम सब जानते हैं याकूत खान के साथ प्रेम प्रसंग बिल्कुल नहीं पसंद आया किसे, पंजाब के अल्तुनिया को। इसीलिए 1240 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया या अल्तुनिया का विद्रोह। पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर अल्तुनिया ने दिल्ली सल्तनत के अधीन कार्य करने से मना कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब। इसने खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और जब इसने स्वतंत्र शासक घोषित किया खुद को पंजाब का, तो रजिया सुल्तान याकूत खान के साथ अपनी सेना लेकर पंजाब गई और पंजाब में ही रजिया की सेना और अल्तुनिया की सेना के बीच में घमासान हुआ, लड़ाई हुई। लेकिन अल्तुनिया की सेना ज्यादा पावरफुल साबित हुई, इसलिए ध्यान रखेंगे अल्तुनिया किल्ड याकूत खान। अल्तुनिया ने इस विद्रोह के दौरान याकूत खान की हत्या कर दी एंड ही अरेस्टेड रजिया, और उसने रजिया को कैद कर लिया, रजिया को बंदी बना लिया। जैसे ही रजिया बंदी बनाई गई, दिल्ली में जैसे ही गुप्तचरों से ये खबर पहुंची तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा बहराम शाह का, और दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान बनकर खुद कौन बैठ गया, बहराम शाह। क्योंकि बहराम शाह को यही लगा कि अब अल्तुनिया रजिया सुल्तान की हत्या करवा देगा। लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा नहीं हुआ। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने दो शर्तें रखी और उसे कहा कि या तो आप दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का सिंहासन मुझे समर्पित कर दीजिए, अगर यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मुझसे विवाह कर लीजिए। किसी भी कीमत पर रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत नहीं देना चाहती थी, और दूसरी तरफ याकूत खान भी मारा जा चुका था, इसलिए ध्यान रखेंगे इसी विद्रोह के दौरान रजिया ने अल्तुनिया के साथ निकाह कर लिया। अल्तुनिया गॉट मैरिड टू रजिया, और जैसे ही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने विवाह किया तो बस अब इनका अगला टारगेट था दिल्ली वापस लौटकर सिंहासन वापस छीनना, किससे, बहराम शाह से। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब पंजाब से अल्तुनिया और रजिया दोनों वापस दिल्ली लौट रहे थे तो रास्ते में आधी रात को विश्राम करने के लिए इन्होंने अपना शिविर लगाया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल नामक स्थान पर। और जब कैथल में ही शिविर लगाकर रजिया सुल्तान विश्राम कर रही थी तो जैसे ही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के वापस आने की खबर गुप्तचरों से मिली बहराम शाह को, तो घबराया बहराम शाह, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर अल्तुनिया और रजिया दिल्ली वापस लौट आए तो दिल्ली की जनता का साथ रजिया को मिलेगा और सिंहासन भी किसका हो जाएगा, रजिया और अल्तुनिया का। अभी तक तो एक ही मुसीबत थी रजिया, अब पंजाब से एक मुसीबत और आ रही थी जो कौन था, अल्तुनिया। इसीलिए बहराम शाह ने दल चालीसा के 40 लोगों को आदेश दिया और कहा कि जाइए और जाकर रास्ते में ही दोनों की हत्या कर दीजिए, किसी भी कीमत पर रजिया और अल्तुनिया जीवित वापस दिल्ली नहीं लौटने चाहिए। और उधर जब आधी रात को कैथल में शिविर लगाकर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया विश्राम, हाँ जी, अरे घबराइए नहीं भाई, घबराइए नहीं, आ गई आवाज। माइक की बैटरी चेंज कर दी गई है, घबराइए नहीं, आवाज आ चुकी है वापस, टेंशन मत लीजिए, बीच बीच में है ना, हो सकता है, हो जाता है ऐसा जी। तो फाइनली जब अल्तुनिया और रजिया पंजाब से वापस लौटने लगे तो गुप्तचरों से ये बात पहुंची कहां पर, बहराम शाह के पास। तो घबराया बहराम शाह क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर रजिया और अल्तुनिया वापस लौट आए तो डेफिनेटली सिंहासन प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का साथ तो किसे मिलेगा, रजिया को ही मिलेगा और अल्तुनिया को ही मिलेगा। इसीलिए बहराम शाह ने दल चालीसा के 40 सरदारों को आदेश दिया और कहा कि जाइए और जाकर रास्ते में ही हत्या कर दीजिए बहराम अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की, किसी भी कीमत पर दोनों वापस जीवित नहीं लौटने चाहिए। बस यही हुआ। जब कैथल में आधी रात को विश्राम करने के लिए शिविर लगाकर रेस्ट कर रही थी रजिया सुल्तान, तो आधी रात को ही दल चालीसा के 40 सरदार पहुंचे और जाकर रजिया सुल्तान के शिविर को चारों तरफ से घेर लिया। और जब रजिया सुल्तान चारों तरफ से घेरी गई तो बस इसी सिचुएशन पर गाना बना, रजिया गुंडों में फंस गई, क्योंकि रजिया वाकई में दोस्तों गुंडों में फंस गई थी। और वो जो गुंडे थे वो दल चालीसा के 40 सरदार थे, और इन्हीं दल चालीसा के 40 सरदारों ने हरियाणा के कैथल में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या की। और क्योंकि रजिया सुल्तान कैथल में मारी गई, इसलिए रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहां पर है, हरियाणा के कैथल में। और फाइनली रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवाकर दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया बहराम शाह। सर जी, दीज ऑल वर वेरी क्रूअल, ओके, दे यूज्ड टू किल देयर सिबलिंग्स ओनली फॉर द थ्रोन। मेरे भाई, ये तो विधि का विधान है। श्री कृष्ण ने भी तो गीता के सार में यही किया था, कहा था अर्जुन से कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। तो ये तो महाभारत काल से है। अशोक ने भी अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर ही मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। ये तो विधि का विधान है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। दावेदारों को सिंहासन से हटाकर ही सिंहासन प्राप्त किए जाते हैं, यही राजतंत्र है, इसी को राजतंत्र कहते हैं। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या दल चालीसा के द्वारा कर दी गई। और ध्यान रखेंगे
हरियाणा में ही है कैथल, और कैथल में ही मकबरा है किसका? रजिया सुल्तान का। इसके बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना बहराम शाह। 1240 से 1242 तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना बहराम शाह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना और जैसे ही सिंहासन पर बैठा, दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि अगर मैं दल चालीसा की मदद से दिल्ली के सुल्तान की हत्या करवा सकता हूं, तो अब ये काम कोई मेरे साथ भी कर सकता है। इसीलिए इसने एक पद बनाया, इसने एक पोस्ट बनाई। तो ध्यान रखेंगे, ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ नायब इमाम मलकात। बहराम शाह ने नायब इमाम मलकात का पद बनाया, और दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला नायब इमाम मलकात बनाया गया एतगीन को, वही एतगीन जो इक्तिदार हुआ करता था बदायूं का। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट काम बहराम शाह के समय में हुआ, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत वाज हैपेंड। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ। हालांकि मंगोलों की सेना हिंदुस्तान दूसरी बार आई थी, पहले चंगेज खान के साथ भी आ चुकी थी। बदायूं उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई। चंगेज खान के साथ मंगोलों की सेना एक बार पहले भी हिंदुस्तान आ चुकी थी, लेकिन हम सब जानते हैं वो सिंध से ही वापस लौट गया था, उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। तो ध्यान रखेंगे, दूसरी बार मंगोलों की सेना हिंदुस्तान आई बहराम शाह के शासनकाल में। ये भारत में मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला। तो आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ही वाज बहराम शाह। केवल 2 वर्ष तक बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान रहा, लेकिन 2 वर्ष के बाद इसी के भतीजे ने, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह के ही बेटे ने, बहराम शाह को सिंहासन से हटाकर इसकी हत्या करवाकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया, और दिल्ली का अगला सुल्तान बना मसूद शाह। 1242 से लेकर 1246 तक, और केवल 4 साल तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा मसूद शाह। इसी की हत्या इल्तुतमिश के एक और बेटे के द्वारा करवा दी गई, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, और इसकी हत्या करवाकर दिल्ली का अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक। मंगोलों की सेना बार बार दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए हिंदुस्तान आएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे, मंगोलों की सेना कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। टोटल हम दिल्ली सल्तनत पर मंगोल सैनिकों के या मंगोल सेना के 5 आक्रमण पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला बहराम शाह के समय में हुआ था। दिल्ली का अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद, जो कि एक कमजोर और अयोग्य सुल्तान था। लेकिन ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद ने ही अपना प्रधानमंत्री, दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को कहा जाता था वजीर, नसीरुद्दीन महमूद ने अपना वजीर बनाया बलबन को। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का ही गुलाम हुआ करता था बलबन, जिसको अपना वजीर बनाया किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने। एंड ही गेव द टाइटल ऑफ उलूग खान टू बलबन, और इसी ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बलबन को ही उलूग खां भी कहा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि वजीर बनाकर नसीरुद्दीन महमूद ने अपनी सारी की सारी पावर्स और सारी की सारी अथॉरिटीज ही किसको दे दी थी? बलबन को दे दी थी। केवल नाम का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, बल्कि जबकि प्रैक्टिकली दिल्ली में वर्चुअली जो रूल किया करता था वो कौन किया करता था? बलबन। बलबन इतना होशियार और इतना साहसी व्यक्ति था कि इसने लगभग 20 साल तक तो दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री या वजीर बनकर शासन किया, और उसके बाद लगभग 20 साल तक ही दिल्ली का सुल्तान बनकर, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के मरने के बाद इसके सारे के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करवाकर खुद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बन गया? बलबन बन गया। और गुलाम वंश में दिल्ली का अगला सुल्तान हुआ गयासुद्दीन बलबन। बारह से लगभग 1287 तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही सिंहासन पर बैठा, सबसे ही पहला काम क्या किया? ये एबोलिश्ड दल चालीसा। इसने दल चालीसा का अंत किया। दल चालीसा की शुरुआत पूछें तो इल्तुतमिश आंसर होगा, दल चालीसा का अंत पूछें तो ही वाज गयासुद्दीन बलबन। आपसे पूछेंगे, बताइए, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था, जो खुद को शैडो ऑफ गॉड कहा करता था? ही वाज बलबन। इसने ही जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ही टुक द टाइटल ऑफ जिले इलाही, दैट मीन्स शैडो ऑफ गॉड। ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली। इसी ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई और ऐलान करवाया, अगर किसी भी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की तो उसे केवल एक बार समझाया जाएगा, अदरवाइज तलवार से उसका सर काट दिया जाएगा। लौह रक्त की नीति चलाया करता था दिल्ली में बलबन। और ध्यान रखेंगे, इसी ने एक नई प्रथा शुरू की थी, विच वाज नोन एज सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत करने वाला, दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत करने वाला भी कौन हुआ? बलबन। बलबन ने ऐलान करवाया, जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने सर झुकाएगा, दैट मींस सिजदा करेगा, और लेटकर मेरे पांव चूमेगा, जो क्या कहलाता था? पाइबोस कहलाता था। इसके अलावा ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यू फेस्टिवल नेम्ड नवरोज या नौरोज। बलबन ने ही एक नए त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी, जिसे नवरोज या नौरोज कहा जाता था, विच वाज बेसिकली पर्शियन न्यू ईयर।
जो बेसिकली क्या था, फारसी नववर्ष को ही क्या कहा जाता था, नवरोज या नौरोज कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे नवरोज आज भी मनाया जाता है, हर साल 21 मार्च को, 21 मार्च ही नवरोज के रूप में मनाया जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरी बार आक्रमण, जो भारत में मंगोलों का तीसरा आक्रमण था लेकिन दिल्ली सल्तनत पर दूसरा। गयासुद्दीन बलबन के ही शासनकाल में 1287 में हुआ सेकंड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली। दिल्ली पर मंगोलों का द्वितीय आक्रमण। मंगोलों की सेना एक बार फिर से लूटपाट करने के उद्देश्य दिल्ली सल्तनत पर अटैक करती है गयासुद्दीन बलबन के ही शासनकाल में। लेकिन ध्यान रखेंगे इन दैट अटैक, इसी आक्रमण में बलबन सन शहजादा मोहम्मद वॉज किल्ड, और इसी आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। इसी आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। और वो बलबन जो लौ रक्त की नीति चलाया करता था और बात बात में सर धड़ से अलग कर दिया करता था, ध्यान रखेंगे वही बलबन अपने बेटे की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपसे पूछेंगे पुत्र वियोग में मरने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन माना जाता है? ही वाज बलबन। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी आल्सो प्रैक्टिस्ड इन जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी में बिस्मार्क ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। हिस्ट्री की क्लास रेगुलर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हिस्ट्री का बैच नहीं है, जीएस का बैच है, और यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स होने हैं, इसलिए हिस्ट्री की क्लास रेगुलर नहीं होती। अगर आपको हिस्ट्री की क्लास रेगुलर चाहिए तो आप हिस्ट्री का बैच लीजिए। इसमें बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। और ध्यान रखेंगे इसी सदमे में इन 1287 बलबन डाइड इन द डिप्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन। और क्योंकि दिल्ली में मरा, इसीलिए बलबन और इसके बेटे शहजादा मोहम्मद दोनों की कब्र एक ही स्थान पर है। दिल्ली में है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, और उसी में है बलबन का मकबरा या बलबन की कब्र। बलबन के मरने के बाद बलबन का ही ग्रैंडसन, बलबन का ही पोता दिल्ली का अगला सुल्तान बना, जिसको हम जानते हैं कैकुबाद के नाम से। बलबन के मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान हुआ कैकुबाद, जो कि बेहद कमजोर और अयोग्य सुल्तान था, जिसने 1287 से 1290 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में। लेकिन ध्यान रखेंगे कैकुबाद का ही पंजाब में इक्तिदार हुआ करता था, जो उसका वजीर भी था, जिसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज भी एक तुर्क था जो अफगानिस्तान में एक कबीले का सरदार हुआ करता था। हिंदुस्तान आकर इसी ने पंजाब की इक्तिदारी और वजीर का पद ग्रहण किया था। ये कैकुबाद का ही वजीर हुआ करता था, और इसी मलिक फिरोज ने कैकुबाद की हत्या करवाकर इसी के एक कजन कैमुर्स को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया 1290 ईस्वी में। लेकिन कुछ ही दिन तक कैमुर्स दिल्ली सल्तनत में रूल कर पाया, क्योंकि एक साजिश के ही तहत मलिक फिरोज ने उसे सिंहासन पर बिठाया था। इसके बाद कैकुबाद और फिर कैमुर्स की हत्या करवाकर इसी मलिक फिरोज ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसी घटना को हम खिलजी क्रांति या खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी मलिक फिरोज ने कैमुर्स की हत्या करवाकर उसे डिथ्रोन करके उसे सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में एक और वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश कहते हैं। और यही मलिक फिरोज दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बना। और ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान 1290 में कौन हुआ? कैमुर्स हुआ। तो ये था दोस्तों गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी। बस इसके बाद कल हमारी जब मुलाकात होगी या नेक्स्ट क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम कहानी शुरू करेंगे 1290 से और पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश या दूसरी डायनेस्टी, विच वाज खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, जिसकी स्थापना करेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ चलिए जी, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल या